क्या हो अगर मैं कहूं कि बच्चों की सबसे साधारण सी दिखने वाली किताबों में सीखने का एक जीनियस ब्लूप्रिंट छिपा होता है। तो चलिए आज एक बच्चे के पहले लेसन के पीछे छिपी इसी शानदार प्रतिभा को डीकोड करते हैं। सब कुछ इस एक लाइन से शुरू होता है। रीमा और रानी दो बहनें हैं। पहली नजर में ये बच्चों की कहानी की एक आम सी पहली लाइन लगती है, बिल्कुल सीधी और सरल है ना, लेकिन यही वो नींव है जिस पर आगे की हर चीज टिकी है। ऊपर से देखने पर तो यही लगता है, एक प्यारी सी रोजमर्रा की कहानी, दो बहनें, उनका घर, एक आम सा दिन। ये सब कुछ बहुत जाना पहचाना सा लगता है और पता है, यही तो इसका पहला मकसद है। लेकिन क्या होगा अगर इस सादगी के पीछे पढ़ना कैसे सीखा जाए इसकी एक पूरी मास्टर क्लास छिपी हो? क्या हो अगर इस कहानी का हर एक हिस्सा एक छोटे से दिमाग को तैयार करने के लिए बड़ी सावधानी से बनाया गया हो? तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं। देखिए, सब कुछ कहानी से ही शुरू होता है। अक्षर या आवाज सीखने से भी पहले एक इमोशनल कनेक्शन बनाना जरूरी है, और ये कहानी ही वो इमोशनल एंकर है जो पूरे लेसन को एक साथ बांध कर रखती है। तो कहानी कुछ ऐसी है। रीमा स्कूल के लिए तैयार हो रही है और जैसा छोटे भाई बहन अक्सर करते हैं, उसकी छोटी बहन रानी उसकी हर चीज की नकल कर रही है। रीमा कंघी करती है, रानी भी करती है। रीमा अपना बस्ता उठाती है तो रानी एक झोला उठा लेती है। ये एक बहुत ही प्यारी और रिलेटेबल सिचुएशन है। और यहीं पे छिपा है पहला जीनियस स्ट्रोक। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो बस्ता और झोला जैसे नए शब्द सिखाने का कितना शानदार तरीका है, वो भी एक इमोशनल कहानी के अंदर। बच्चे कहानी से जुड़ते हैं और शब्द उनके दिमाग में सिर्फ फैक्ट्स की तरह नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस के हिस्से की तरह बैठ जाते हैं। तो जब ये इमोशनल कनेक्शन बन जाता है ना, तब आता है अगला स्टेप। ये किताब बड़ी ही चालाकी से भाषा को उसके सबसे छोटे हिस्सों में तोड़ती है। अब हम कहानी से हटकर भाषा की सबसे छोटी यूनिट यानी आवाज, साउंड्स पर फोकस करते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, फोनेमिक अवेयरनेस। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी शब्द में अलग अलग आवाजों को सुन पाना और पहचान पाना। जैसे राम शब्द में र और म की आवाज को अलग अलग सुन पाना, और यही पढ़ने की नींव है। और देखिए, ये कोई तुक्का नहीं है, असली जीनियस तो यहीं छिपा है। किताब में टीचर्स के लिए दिए गए नोट्स में साफ साफ लिखा है कि रीमा और रानी जैसे कहानी के कैरेक्टर्स के नाम का इस्तेमाल र और न की आवाज सिखाने के लिए करें। ये एक सोचा समझा डिजाइन है, कोई इत्तेफाक नहीं। और तरीका भी बड़ा सरल और शानदार है। पहले बच्चा पूरा शब्द सुनता है, जैसे रानी, फिर उसे गाइड किया जाता है पहली आवाज को पहचानने के लिए, रा, फिर दूसरी, नी, और जब वो आवाजों को पहचान लेता है तब उसे उन आवाजों के सिंबल यानी र और न अक्षर लिखना सिखाया जाता है। देखिए कितना खूबसूरत और लॉजिकल फ्लो है, सुनना, समझना और फिर लिखना। अब जो सीखा है उसे पक्का भी तो करना है, और इसके लिए इस्तेमाल होती है खेल की ताकत। अक्सर हम सीखने और खेलने को दो अलग अलग चीजें मानते हैं। मतलब सीखना मतलब सीरियस काम और खेलना मतलब मस्ती या ब्रेक। पर आज हम जानते हैं कि ये सोच सही नहीं है। सच तो ये है कि खेल ही बच्चों का असली काम है। ये सीखने का सबसे पावरफुल टूल है और ये किताब इसका बखूबी इस्तेमाल करती है। जैसे कि ये शब्दों का खेल, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है। यहाँ बच्चा सिर्फ रट नहीं रहा है, वो एक्टिवली अक्षरों को जोड़ तोड़ कर नए शब्द बना रहा है। वो असल में आवाजों को सिंबल से जोड़ रहा है। और फिर पहेलियां आती हैं जो एक कदम और आगे जाती हैं, जिसमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि लॉजिक की भी जरूरत पड़ती है। ये है एक्टिव लर्निंग। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये चैप्टर सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखा रहा, ये तो बच्चे के पूरे डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। तो जरा इन छिपे हुए लेसन्स को देखिए। जब एक बच्चे को पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है तो सामने तो क्रिएटिविटी दिखती है, लेकिन इसके पीछे जो स्किल डेवलप हो रही है वो है फाइन मोटर कंट्रोल, जो लिखने के लिए बेहद जरूरी है। खेल गीत सिर्फ मजे के लिए नहीं है, ये सुनने की मेमोरी और ग्रुप में काम करना सिखाता है। यहां तक कि रंगोली में रंग भरना भी सिर्फ डायरेक्शंस फॉलो करना नहीं है, ये फोकस, धैर्य और रंगों की समझ सिखाता है। हर एक्टिविटी को मल्टी लेवल लर्निंग के लिए डिजाइन किया गया है। तो असल में यहां दो बहुत जरूरी मोटर स्किल्स पर काम हो रहा है। पहली फाइन मोटर स्किल्स, जो लिखने जैसी बारीक हरकतों के लिए जरूरी हैं, और दूसरी ग्रॉस मोटर स्किल्स, जो पूरे शरीर को एक्टिव लर्निंग में शामिल करती हैं। सोचिए, इसका सीधा कनेक्शन है लिखने से।
पेंसिल पकड़ना, लाइनें खींचना, रंगों को कंट्रोल करना, ये सारी प्रैक्टिस उन मसल्स को ट्रेन करती हैं जिनकी जरूरत बाद में क या र जैसे अक्षर लिखने के लिए पड़ेगी। कितना स्मार्ट डिजाइन है ना? और लर्निंग सिर्फ कुर्सी पर बैठकर नहीं हो रही। टीचर्स के नोट्स में कहा गया है कि बच्चों की एक ट्रेन बनवाइए जो खेल गीत गाते गाते कमरे में घूमे। क्यों? क्योंकि मूवमेंट से यानी हिलने डुलने से याददाश्त मजबूत होती है। ये दिमाग और शरीर को एक साथ जोड़कर सिखाने का एक बेहतरीन तरीका है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम एक साथ कैसे काम करता है। जब हम सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही बैलेंस सिस्टम नजर आता है। ये चार्ट दिखाता है कि कैसे हर चीज, कहानी, फोनिक्स, खेल, कला और मूवमेंट को सीखने के एक्सपीरियंस में बराबर का हिस्सा मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज पर सारा जोर है। हर हिस्सा जरूरी है और पूरे लेसन को मजेदार और असरदार बनाता है। इस पूरे लेसन का जो फ्लो है ना, वो अपने आप में साइकोलॉजी की एक मास्टरपीस है। ये शुरू होता है एक इमोशनल कनेक्शन से, यानी कहानी से। फिर ये भाषा को उसके सबसे छोटे हिस्सों यानी आवाज़ों में तोड़ता है। इसके बाद ये खेलों के जरिए भाषा को फिर से बनाता है, बच्चों को उन टुकड़ों से कुछ नया बनाने का मौका देता है। और आखिर में ये सब कुछ क्रिएटिविटी में बदल जाता है, ड्राइंग और गीत में। ये एक इतना नेचुरल फ्लो है, कनेक्शन से लेकर एनालिसिस तक और फिर क्रिएशन तक। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये कि कहानी, फोनिक्स, खेल और आर्ट ये अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं हैं। ये तो एक अच्छी तरह से ऑयल की हुई मशीन के अलग अलग पुर्जों की तरह हैं। सब मिलकर सीखने के इंजन को चलाते हैं और इस सफर को असरदार भी बनाते हैं और मजेदार भी। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये समझ हमारे बच्चों के होमवर्क को, उनकी कलरिंग बुक्स को या उनके खेलने के तरीकों को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकती है। शायद सीखने की प्रक्रिया उससे कहीं ज्यादा गहरी और शानदार है जितनी हम अक्सर सोचते हैं।